हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर हम क्लास चालू करते हैं और आज पढ़ते हैं क्लास 12 का इतिहास का 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए के बारे में इनकी समझ। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी के बीच के मैटर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। 10वीं सदी से 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री थे जो भारत आए। ठीक है, 10वीं सदी से और 17वीं सदी के बीच में 3 ऐसे यात्री रहे हैं प्रमुख जो भारत आए हैं। अब देखते हैं पहला यात्री कौन रहा है। पहला यात्री रहा है अल-बरूनी। अल-बरूनी नाम है इसका और ये आया था भारत में 1017 ईस्वी से 10,000 और 1020 तक 1020 के मध्य में ये भारत आया था। और इसका जन्म स्थान उज्बेकिस्तान है, जो पहले ख्वारिज्म हुआ करता था। और इसका जो लिखित ग्रंथ है, इसके द्वारा जो किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है किताब अल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, एक बार और समझिए। जो पहला यात्री आया उसका नाम है अल-बरूनी। 1017 से 1020 के मध्य में वो भारत आया था। इसका जन्म स्थान उज्बेकिस्तान है और जो इसकी किताब है वो किताब उल हिंद है। ठीक है, और ये अरबी भाषा में इस किताब को लिखा था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता। दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता। ये 14वीं सदी में भारत आया और इसका जन्म स्थान मोरक्को है। इसका जन्म स्थान मोरक्को है और इसके द्वारा जो लिखित किताब है उसका नाम है रिहला और ये भी अरबी भाषा में लिखी गई किताब है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यात्री था फ्रांसवा वर्नियर और इसका जो आगमन है वो 1656 ईस्वी में होता है। जिसका जन्म स्थान फ्रांस है और इसके द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर और ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई किताब है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रमुख यात्री हैं जो भारत आए हैं और इन्हीं 3 यात्रियों के बारे में हमें इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो बारी बारी से अब हम एक एक यात्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी के बारे में देखते हैं। अल-बरूनी का जो जन्म है वो हुआ था 15 सितंबर 973 ईस्वी। 15 सितंबर 973 ईस्वी को ख्वारिज्म में हुआ था। क्या हुआ था? ख्वारिज्म में। और ख्वारिज्म जो वर्तमान में क्या है? उज्बेकिस्तान है। वर्तमान में क्या है वो? उज्बेकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो ये अल-बरूनी का जन्म और ये ख्वारिज्म में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ कि 1017 ईस्वी में महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी, वो ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जो वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे, उनको अपने साथ वो लेके चला आया। ठीक है, जिसमें से एक अल-बरूनी भी था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ उनके साथ रहने लगा, क्योंकि वहाँ पर ख्वारिज पर आक्रमण करने के बाद अल-बरूनी वहाँ से जितने भी प्रसिद्ध कवि थे, जितने भी अच्छे विद्वान थे, उनको अपने साथ लेके चला आया था। तो उनके साथ अल-बरूनी भी आ गया था और अल-बरूनी अपने ज्ञानता के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद महमूद गजनवी जहाँ भी जाता था, जहाँ भी का भी दौरा करता था, वह उनके साथ वो अल-बरूनी भी जाता था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। और अगला अपना टॉपिक है एक अपरिचित संसार की समझ। एक अपरिचित संसार की समझ। चलिए इसको समझिए। अल-बरूनी 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी के साथ ही अल-बरूनी भारत में आया था। ठीक है, जब अल-बरूनी भारत में आया तो भारत में उसने जो भी चीज देखा उसको बड़ा विचित्र लगा। ठीक है, अल-बरूनी जब भारत की चीजों को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा विचित्र लगा और वो यहाँ जो भी चीज वो देखता था, जो भी प्रथा उसने देखी भारत में, उस प्रथा की तुलना सीधे वह उस प्रथा से कर दी जिस प्रथा से वो परिचित था। ठीक है, जब अल-बरूनी भारत में आया तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जिस बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अल-बरूनी जो था वो अरबी और फारसी जानता था।
अरबी फारसी जानता था, लेकिन उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। और अरबी और फारसी के विपरीत सीधा संस्कृत है, तो बहुत ही उससे ज्यादा दिक्कतें आई यहाँ की भाषा को समझने में। उसके बाद जो यहाँ की रीति रिवाज है, रीति रिवाज को भी देख करके वह बड़ा परेशान हुआ और उसको भी समझने में उसे दिक्कतें आई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक बार और समझ लीजिए। अल-बरूनी 1017 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ही महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ठीक है, अल-बरूनी भारत में आया और भारत में उसने जो भी चीज देखा उसको देख करके वह उससे बड़ा ही विचित्र लगा, बड़ा ही वह आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, उसने जो भी चीज यहाँ देखी, उसने जो भी यहाँ प्रथा देखी या जिसको भी देखा उसकी सीधा तुलना वह उससे कर दिया, उस प्रथा से कर दिया जिस प्रथा से वह परिचित था। ठीक है, जब अल-बरूनी भारत आया तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ गया, जैसे भाषा की समस्या और धार्मिक रीति रिवाज उसको समझे में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये है एक अपरिचित संसार की समस्या। अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है अल-बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिए। अल-बरूनी ने लिखा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। अल-बरूनी क्या लिखता है? अल-बरूनी लिखता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था है जो वो जन्म पर आधारित है और यहाँ 4 वर्ण है। और उसने क्या कहा कि भारत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है। कौन कौन से? ब्राह्मण, जिसको ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए, ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए और वो इन 4 वर्णों में सबसे ऊपर का स्थान रखते हैं। ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, जो ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए और ये शक्तिशाली होते हैं, इनका काम युद्ध करना होता है और लोगों की रक्षा करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा वर्ण है उसका नाम है वैश्य। और वैश्य का जो जन्म है वो माना जाता है कि ब्रह्मा के जांघों से हुआ है, ब्रह्मा के जांघों से हुआ है और उनका काम था व्यापार करना और कृषि करना, व्यापार करना और कृषि करना। और जो चौथा वर्ण है उसे शूद्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जो शूद्र है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई, ब्रह्मा के पैर अथवा तलवे से हुई और ये सबसे निम्न वर्ण के वर्ण है। ठीक है, और इनका काम होता है ऊपर के जो 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वर्ण उसने भारत में देखे और चारों वर्णों का वर्णन किया। उसके बाद उसने क्या किया कि जो 4 वर्ण यहाँ भारत में देखे उसकी सीधा तुलना वह क्या कर दिया कि जो फारस के 4 वर्ण, जो फ्रांस के 4 वर्ग हैं उनसे कर दिया। ठीक है, जो फ्रांस के 4 सामाजिक वर्ग हैं उनसे कर दिया। तो पहले देखते हैं कि फ्रांस के कौन कौन से 4 सामाजिक वर्ग हैं। तो पहला है घुड़सवार वर्ग और शासन वर्ग। पहला कौन सा है? घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग। ठीक है, पहला घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग। इसकी तुलना सीधे कर दिया कि जो ब्राह्मण का जो भारत के क्षत्रिय हैं, जो भारत के क्षत्रिय हैं उनके साथ इसकी तुलना कर दी, उसके साथ क्या कर दी? इसकी तुलना कर दी। ठीक है, जो भारत के क्षत्रिय हैं वो यह कह दिया कि भारत के जो क्षत्रिय हैं वो बिल्कुल ही उसके समान है जो फ्रांस के घुड़सवार वर्ग और शासन वर्ग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा था वह कहता है भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक। भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक। ठीक है, और इसकी तुलना भारत के जो ब्राह्मण थे उनसे करते। ठीक है, वो ये कह दिया, अल-बरूनी ये कहा कि जो फ्रांस के भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक वर्ग हैं से वो यहाँ भारत में वो लोग हैं। ठीक है, कौन लोग? ब्राह्मण लोग। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो तीसरा थे खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। तीसरा खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। ठीक है, और वैज्ञानिक, तो इनकी तुलना उसने सीधा भारत के वैश्यों से कर दी। किससे? वैश्यों से कर दी।
ठीक है, 3 वर्ण हो गए। और जो चौथा वर्ण है जिसको फ्रांस में कृषक और शिल्पकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कृषक और शिल्पकार, ठीक है। और इसी को भारत में क्या कहा जाता है? शूद्र। इसी को भारत में क्या कहता है? वो शूद्र कहता है, ठीक है। तो इस तरह से उसने भारत में जो 4 वर्ण देखे उसकी सीधा तुलना फ्रांस के 4 वर्णों से कर दिया। लेकिन फर्क बस इतना था कि भारत में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कायम थी। भारत में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कायम थी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया टॉपिक। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है अल बरूनी तथा तत्कालीन भारत के विवरण। जब अल बरूनी भारत में आया तो उसने यहाँ की कुछ चीजों को देखा और उसको वर्णन करता है। उसको क्या करता है? वर्णन करता है। पहला, सामाजिक स्थिति। जब वह भारत में आया तो भारत की सामाजिक स्थिति है उसके बारे में वह क्या कहता है कि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। देखिए एक बार समझिए, जाति प्रथा खूब था, उसके बाद जाति प्रथा और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ये भारत की एक सामाजिक स्थिति, ठीक है। भारत में कैसे थे? जाति प्रथा खूब था, उसके बाद विधवा का विवाह नहीं हो सकता था दोबारा, और उसके बाद बाल विवाह था, और क्या था? पर्दा प्रथा था। लोग मतलब महिलाएं जो थी वो घूंघट में रहती थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है धार्मिक स्थिति। दूसरा क्या भी? धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के बारे में कहता है कि भारत में मूर्ति की पूजा होती है और मंदिरों में दान देने की प्रथा है। क्या कहता है अल बरूनी कि भारत में मूर्ति की पूजा होती है और फिर दान देने की प्रथा है, और यहाँ के लोग देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तीसरा, राजनीतिक दशा। अब राजनीतिक दशा क्या थी? तो यहाँ पर छोटे छोटे राज्य हैं, सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और जो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, और यहाँ राष्ट्र भावना की कमी है। और क्या कहता है अभी कि भारत में राष्ट्र भावना की कमी है। एक बार और समझिए राजनीतिक स्थिति कैसी हुई? राजनीतिक दशा, तो यहाँ के देश मतलब भारत देश छोटे छोटे राज्यों में बटा है, ये राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और यहाँ के लोगों में राष्ट्र भावना की कमी है, ठीक है दोस्तों। चौथा, न्याय व्यवस्था। चौथा क्या हुई? न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था को देखिए, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अल बरूनी क्या कहता है कि ब्राह्मणों को भारत में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, चाहे वो कितना भी पाप कर ले या कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अधिक से अधिक जब वह ज्यादा अपराध करता था तो उसके हाथ या फिर पैर काट दिए जाते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अत्यधिक अपराध करने के बाद उनके हाथ और पैर काट लिए जाते थे, ठीक है। अगला है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में अल बरूनी ने भारत की भागवत गीता और यहाँ के पुराणों के बारे में बहुत ही ज्यादा वर्णन किया, ठीक है। उसने बहुत ही सराहा किसके? भारत का जो भागवत गीता है, यहाँ के जो पुराण है और उपनिषद है, इनकी बहुत ही ज्यादा अल बरूनी ने वर्णन किया है, अल बरूनी ने सराहना की है, ठीक है। अगला ऐतिहासिक ज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान में क्या कहता है? तो अल बरूनी कहता है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के जो इतिहासकार हैं, उन्हें इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं है। अगर वह कुछ लिख भी देते हैं तो वह तिथि को अंकित नहीं कर पाते हैं, और अगर उनसे तिथि पूछने की बात की जाती है, जबरदस्ती की जाती है, तो फिर वो टाल मटोल करने लगते हैं, ठीक है। अल बरूनी के कहने का एग्जैक्ट मतलब यही था कि भारत के जो इतिहासकार हैं वो इतिहास लिख तो लेते हैं, लेकिन उसमें तिथि को अंकित नहीं कर पाते हैं कि कौन सी घटना किस समय पर हुई थी, ठीक है। अगला सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य स्वभाव है, ठीक है दोस्तों। सामान्य स्वभाव में देखते हैं ये कहता है अल बरूनी, जो बाहर के हिंदू लोग थे, हिंदू जाति के जो लोग थे, वो
बहुत ही कंजूस थे, वो बहुत ही कंजूस थे। कंजूस किस क्षेत्र में थे? तो वो अपना ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देते थे। अलबरूनी क्या कहता है कि जो भारत के हिंदू लोग थे वो बहुत ही कंजूस हैं और क्या करते हैं, वो अपना ज्ञान किसी दूसरे को नहीं देते हैं। अगर ज्ञान देते भी हैं तो केवल और केवल बहुत जो उनके नज़दीक होते हैं या जो उनके जाति के लोग होते हैं उन्हीं को वो कोई ज्ञान देते हैं, अदरवाइज वो किसी दूसरे को ज्ञान। और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना इब्न बतूता। अब देखेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता भी एक यात्री था जो भारत में आया और यह मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का। इसका जो जन्म हुआ वो 24 फरवरी 1304 में इसका जन्म हुआ था और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1369 में। ठीक है दोस्तों, ये मोरक्को का रहने वाला था, इसका जन्म स्थान मोरक्को है और यह भारत आया था। ठीक है, और इसका जो जन्म स्थान है और जन्म तिथि है वो 24 फरवरी और 1304 है और मृत्यु 1369 में हो जाती है। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखते हैं, इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता क्या क्या स्टेटमेंट होता है भारतीय शहर के प्रति, भारतीय शहर के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है। ठीक है, भारतीय शहरों का इब्न बतूता बहुत ही जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है। वह कहा है कि जो भारत के शहर है वो भीड़ भाड़ वाले हैं, चमक दमक वाले बाजार हैं। बाजार जो है वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। और उसके बाद उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर मतलब भारत में, भारत के जो शहर है, भारत के जो राजा हैं उनको पान दान में दिया जाता था। उसके बाद दास और दासियां भी दान में दी जाती थी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो चीजें इब्न बतूता को बहुत ही आश्चर्य में डाल देती है। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार इब्न बतूता कहता है कि भाई उस समय जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इब्न बतूता कुछ चीजों से अजनबी है, कुछ चीजों से अजनबी है। चलिए दोस्तों आज क्लास कंटिन्यू करते हैं और अपना हेडिंग लेते हैं, जो हेडिंग है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता एक यात्री था जो भारत में आया था और इसका जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी 1304 को मोरक्को में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है वो 1369 में हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, इब्न बतूता और भारतीय शहर। जो इब्न बतूता है वो भारतीय शहरों के बारे में क्या अपनी राय को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को भीड़ भाड़ वाला शहर बताया है और कहा है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो चमक दमक वाली सड़कें हैं। यहाँ के जो बाजार है वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, यहाँ की डाक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ के लोग पान और नारियल इब्न बतूता को आश्चर्य में डाल देते हैं। इब्न बतूता कहता है कि यहाँ पर दास और दासियों को भी दान देने की प्रथा थी। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उस काल में, इब्न बतूता के अनुसार जिस काल में इब्न बतूता भारत आया था उस काल में यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, इब्न बतूता अनजानी चीज़ों को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करता था। जो अनजान चीज़ें थी इब्न बतूता से उसको जानने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर यात्राएं करता था। ठीक है, वह दिल्ली आया, चीन गया, अफ्रीका गया, यूरोप में भी घूमा। ठीक है, पूजा स्थलों को भी देखा और विद्वानों के साथ समय बिताया। ठीक है, लोगों को विचार जानने के लिए उसने वृत्तांत भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं और अपना अगला टॉपिक है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, इसके बारे में हम देखते हैं, समझिए। शिल्पकारों के पास, जो शिल्पकार थे, ठीक है, शिल्पकारों के पास उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। अगर कोई शिल्पकार है तो जब वह उत्पादन को बढ़ाता था तो उसके लिए उससे कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था, क्योंकि मुनाफे का जो अधिग्रहण था वो राज्य के पास था। ठीक है, जो मुनाफा होता था उसका जो अधिग्रहण था वो राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन का पतन होने लगा और पूरे विश्व से भारत में चीज़ों का आयात करना पड़ा। ठीक है, यानी पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं आते थे। ठीक है,
वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। जो वर्नियर था वो मुगल कालीन जो शहर है उसको शिविर नगर कहा है। शिविर नगर क्यों कहा है? क्योंकि उसका कहना था कि राजकीय शिविर पर लोग निर्भर थे। जो वहाँ का राजकीय शिविर था उसी पर लोग निर्भर थे। राजकीय दरबार पर आने पर इनका विकास होता था और फिर राजकीय दरबार के चले जाने पर इन शहरों का विकास बंद हो जाता था, अर्थात इन शहरों का पतन हो जाता था। ठीक है, एक बार और समझिए। जो बर्नियर था वो ये कहा है कि जो भी भारत के शहर है, मुगल कालीन शहर है, वो एक शिविर है, क्योंकि मुगलों के आने पर उन शहरों का विकास होता है और मुगलों के चले जाने पर उन शहरों का पतन हो जाता है। ठीक है, सभी तरह के नगर थे और कहता है कि भारत में भाई सभी प्रकार के नगर थे, जैसे उत्पादन वाले नगर, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह, धार्मिक केंद्र और तीर्थ स्थल भी थे। ठीक है, जो व्यापारियों का समूह होता था उसे महाजन कहते थे और जो उनका मुखिया होता था उसे सेठ कहा जाता था। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं। महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। चलिए देखिए, बाजार में दास और दासियां खुलेआम बेची जाती थी और उन्हें भेंट भी दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बाजार था, बाजार में दास और दासियों का खुलेआम बेचा जाता था, उसकी बिक्री होती थी और उन दास और दासियों को कहीं ले जाकर के भेंट भी दिया जाता था, उपहार में भी दे दिया जाता था। ठीक है, इब्न बतूता ने सुल्तान के लिए घोड़े खरीदा, ऊंट खरीदा और दास भी खरीद लिया। ठीक है, सुल्तान की सेवा के लिए जो दासियां होती थी वो संगीत और गायन में निपुण होती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को रखते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। संचार की अनूठी प्रणाली। चलिए इसको देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली भारत में बहुत ही अच्छी थी। उसने व्यवसायियों के लिए या व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना पहुंचाना तथा माल भेजना आसान था। अब जब जब संचार प्रणाली यानी डाक प्रणाली जब अच्छी होगी तो व्यापारियों के लिए लंबी दूरी से सामान को पहुंचाना या फिर सूचना पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, सिंध से दिल्ली तक अगर आपको नॉर्मली यात्रा करने हैं तो 50 दिन का समय लगता था, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना केवल 5 ही दिन में पहुंचा दी जाती थी। ठीक है, इब्न बतूता ने डाक प्रणाली का वर्णन करता है और कहता है कि भारत में 2 तरह की डाक प्रणाली थी। कितने तरह की? 2 तरह की डाक प्रणाली थी। जो पहली डाक प्रणाली थी उसको कहा है कि अव्यवस्था, जिसे उल्लू कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? जिसे उल्लुक कहा जाता था और यह प्रत्येक 4 मील पर स्थापित होता था। ठीक है, पहला क्या भी? अव्यवस्था, जिसे उल्लुक कहा जाता था और यह प्रत्येक 4 मील पर स्थापित होता था। और दूसरा है पैदल डाक सेवा, जिसे दावा कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? दावा कहा जाता था। ठीक है, और यह भी प्रत्येक 4 मील पर स्थापित होता था। ये जो पैदल डाक सेवा होता था उसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए 4 मील पर एक ये बन गया दावा, एक ये बन गया दावा, एक ये बन गया दावा। ठीक है, जैसे 4-4 मील पर बन गया तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 2-2 लोग, 3-3 लोग को 2 लोगों का ग्रुप यहाँ पर होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से सूचना लेकर के यहाँ तक पहुँचाना है तो क्या करते थे लोग कि जो यहाँ लोग होते थे वो एक डंडा लेते थे और सूचना लेते थे और उसके बाद डंडे में एक घंटी लगी होती, डंडे में एक घंटी लेते थे और घंटी लेकर के सीधा दौड़ना शुरू कर देते थे और दौड़ कर कहाँ जाते थे? यहाँ पर। जब ये लोग नजदीक इसके पहुंचते थे तो घंटी के बजने की आवाज से यहाँ जो बंदा होता था, यहाँ जो लोग होते थे वो समझ जाते थे कि कोई सूचना आ रही है और ये पहले से ही तैयार हो जाते थे उस सूचना को आगे पहुंचाने के लिए। और फिर यहाँ से ये सूचना लेते थे और फिर डंडा लेकर फिर तेजी से दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते थे। जब यहाँ पहुंचते थे तो फिर घंटी की आवाज़ सुनने लगते थे और जब ये घंटी की आवाज़ सुनाई इन लोगों को देता था तो फिर ये लोग क्या करते थे कि अपने यहाँ से फिर ये लेते थे सूचना और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते थे। फिर वैसे ही यहाँ और फिर फाइनली यहाँ तक के लोग सूचना को आसानी से पहुँचा देते थे, जिसे दावा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं अगला हेडिंग।
अगला एक हेडिंग है जिसमें मिस हो गया है, जो है इब्न बतूता और भारतीय शहर। इस हेडिंग का नाम क्या है? एक इब्न बतूता और भारतीय शहर, ठीक है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता और भारतीय शहर, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जिसके पास अच्छा साधन और कौशल था वो शहरों में होते थे। जिनके पास या तो अच्छा कला हो या फिर अच्छा धन हो, उनके लिए शहर में व्यापक अवसर प्रदान थे, ठीक है। शहर में अमीर लोग रहते थे, शहर में अमीर लोग रहते थे और दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर माना जाता था। दिल्ली एक बहुत विशाल आबादी वाला शहर था उस समय, ठीक है। बाजार जो होता था वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। बाजार में मंदिर और मस्जिद भी होते थे। इब्न बतूता ने बताया है कि भारत में कृषि अच्छी होती थी क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, ठीक है। जो किसान होते थे वो वर्ष में 2 बार फसलों का उत्पादन करते थे और वे लोग मलमल के कपड़े पहनते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं और देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अब पढ़ते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 25 सितंबर 1620 में हुआ था। 25 सितंबर 1620 में हुआ था। इसकी मृत्यु 22 सितंबर 1688 में हो सकता है, ठीक है। यह भारत में 1556 से 1588 के बीच मुगलों के दरबार में था, ठीक है। जो मुगल शासक थे उन्हीं के साथ ये 1556 से 1656 से 1688 के बीच में ये रहा है, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, वर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। वर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, चलिए ध्यान से समझिए इसको। देखिए वर्नियर जो भी देखता था उसकी तुलना सीधे वह फ्रांस से करता था। सीधे किससे करता था? फ्रांस से करता था, ठीक है। वर्नियर कहता है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। वर्नियर क्या कहता है भाई? वर्नियर कहता है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसका विचार है कि जो यहाँ के नीति निर्माता हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको प्रभावित करना था, ठीक है। उनको क्या करना था? प्रभावित करना था। एक बार और समझिए, वर्नियर जो भी देखा उसकी तुलना फ्रांस से किया, ठीक है, अर्थात यूरोप से किया है, ठीक है। वर्नियर कहता है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसका विचार नीति निर्माता और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको प्रभावित करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा निर्णय ले जो उनके लिए सही हो, ठीक है। उसने अपनी किताब, यानी जो फ्रांसवा बर्नियर है, उसने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में भारत की स्थिति पर गहन चिंतन और वर्णन किया है, ठीक है। उसने पूरे वर्णन में भारतीय देशों को पश्चिमी देशों के मुकाबले निम्न कोटि का माना है, ठीक है। जो फ्रांसवा बर्नियर है वो जो भी स्थिति यहाँ देखता था उसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से कर देता, अर्थात यूरोप के देशों से कर देता था। और करने के बाद उसने फाइनली ये कहा कि भारत की जो भी व्यवस्था है वह पश्चिमी यूरोप के मुकाबले बहुत ही निम्न कोटि का है, ठीक है। अगला हेडिंग है भूमि स्वामित्व पर प्रश्न। भूमि जो स्वामित्व है उस पर प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्नियर ने कहा है कि भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। भारत में निजी जो भूमि का स्वामित्व होता है उसका अभाव था। राज्य का भूमि पर स्वामित्व जनता तथा राज्य दोनों के लिए हानिकारक था। अब देखिए कह रहा है कि जो राज्य की भूमि होती थी, जो राज्य की भूमि का स्वामित्व होता था, अर्थात भूमि के जो मालिक होते थे वो कौन होते थे? राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था। और यह दोनों के लिए हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? जिसके पास भूमि है, यानी जो जनता है उसके लिए भी हानिकारक है और जो वहाँ के जो राज्य है उसके लिए भी हानिकारक है, ठीक है। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य की सारी भूमि के मालिक सम्राट होता था। भाई फ्रांसवा बर्नियर को ये लगा कि जो मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य में जितनी भी भूमि है सारी भूमि का जो मालिक होता है वो सम्राट होता है, ठीक है। जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता है और वो क्या करता है? इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता है, ठीक है। भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। जिनके पास भूमि थी, ठीक है, जो भूमि पर कब्जा किए हुए थे, जो भूमि धारक थे, वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है। इसीलिए उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए वे उदासीन थे।
इसीलिए उत्पादन का जो असर था उसको बनाए रखना वो लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, इससे कृषि का विनाश हुआ। इससे क्या हो गया? कृषि का विनाश होगा। ठीक है, किसानों का उत्पीड़न होता था, किसानों का उत्पीड़न होता था और समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था। और क्या भाई, जो समाज था, समाज के सभी जो वर्ग थे, सबके लिए जो जीवन स्तर था वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, भारतीय बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्रों का एक समूह माना है। जो बर्नियर है वो क्या कहता है कि जो भारत का समाज है वो एक क्या है? दरिद्र लोगों का समूह है। ठीक है, वह यह बताता है कि भारत में या तो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि राजा जो है भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है। जो यहाँ का राजा है वो कैसा है भाई? भिखारी और क्रूर जो लोग होते हैं उन लोगों का राजा है। ठीक है, वह कहता है कि सड़क जो शहर था वो बहुत ही खराब और दूषित था। जो खेत थे उसमें झाड़ियाँ थीं जो और दलदल थे। खेत थी और खेत में झाड़ियाँ और दलदल थी। ठीक है, जिसका केवल एक ही कारण था और वो कारण था राज्य की भूमि का स्वामित्व होना, यानी भूमि पर राजा का अधिकार होना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी मुगल दस्तावेज यह नहीं कहते हैं कि भूमि पर एकमात्र स्वामी राज्य का था। ठीक है, या भूमि का एकमात्र स्वामी राज्य था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्नियर का सती प्रथा का विवरण। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आप इसको सही से पढ़िएगा। ठीक है, भारत जो है वो भारत में वर्नियर जो है सती प्रथा के विवरण को देखता है और उसको कहता है। ठीक है, उसके बारे में क्या कहता है? ठीक है, वर्नियर कहता है कि सती प्रथा, जो वर्नियर है वो सती प्रथा का बहुत ही आलोचना करता है और आलोचना करते हुए कहता है कि लाहौर में मैंने ही एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा देखा। वह क्या कहते हैं कि मैंने भारत में बहुत ही एक सुंदर और अल्पवयस्क विधवा देखा जिसकी आयु मेरे विचार से 13 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 13 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, उसकी बलि दी जा रही थी। भाई उस लड़के की क्या की जा रही थी? बलि दी जा रही थी। इस भयंकर नर्क की ओर ले जाते हुए छोटी जो बची थी वो जीवित से ज्यादा मृत प्रतीत हो रही थी। ठीक है, वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत उसे घातक स्थल की ओर लेके जा रहे थे। ठीक है, उसे लकड़ी पर बैठाया गया, उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया ताकि वह भाग न सके और उस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा ही जला दिया। ठीक है, मैंने अपने भावनाओं को दबाने में और उसको कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध से बाहर आने के रोकने में असमर्थ था। ठीक है, ये बात कौन कहता है? तो फ्रांसवा बर्नियर कहता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए, बर्नियर सती प्रथा की बहुत ही आलोचना करता है और आलोचना करते हुए कहता है कि लाहौर में मैंने ही एक बहुत ही अल्पवयस्क सुंदर विधवा देखा जिसकी आयु मुश्किल से 12 या 13 वर्ष से अधिक नहीं हो रही थी। उसकी बलि दी जा रही थी। ठीक है, उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह छोटी सी मासूम बच्ची जीवित से ज्यादा मृत प्रतीत हो रही थी। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन उसे 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत घटना स्थल की ओर लेके जा रहे थे। उसे लकड़ी पर बैठा दिया गया, उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया ताकि वह भाग न सके। ठीक है, और इस स्थिति में उस लड़के को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो सती प्रथा के वर्नियर जो है सती प्रथा का विवरण प्रस्तुत करते हुए ये बात कहता है। ये टॉपिक, ये जो है बर्नियर का सती प्रथा का विवरण, ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ जी दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।